श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। आज की चलिए कहानी सुनते हैं। मैं रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ लेके आती हूँ और कहानियाँ हमारे जीवन से संबंधित होती हैं और हमारे धर्म से संबंधित। तो चलिए सुनते हैं। बेटी की विदाई के वक्त मैंने यह ना कहा होता। ये क्या हाल बना रखा है बेटा, तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। आपने आपको आईने में कभी देखा है तुमने? पाकर पर चल कर तुम सारे काम निपटा रही हो। विनय जी ने अचरज कर बोला, पापा, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता है। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखूं। जब से पाँव में चोट लगी है तब से वैसे ही जिठानी जी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब इस पाँव के दर्द को जाने में महीनों लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं महीनों आराम करूं। चेतना ने अपने बिखरे बाल को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छिपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया। छोटी बहू का मतलब यह नहीं है कि शाम के 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों का ध्यान न रखो, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान न रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये मेरी बेटी है या कोई और। विनय जी की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। शायद एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों को सजल होने की इजाज़त नहीं दी। सभी चेतना की सांस आ गई। क्या बातें हो रही हैं पापा? बेटी में चेतना, बहू तू थोड़ा देर वाकर छोड़ कर भी चल लिया कर। अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो। बाथरूम में तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा हम घर भर रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, पर तुम तो वाकर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती हो। पता है समधी जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी जिठानी उठाती हैं। आप समझाओ इसे कि इतना लापरवाह ना बने। चेतना की सास ने नाराज़गी जाहिर की और वहाँ से चली गई। विनय जी अपनी मझली बेटी चेतना के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले चेतना की शादी एक संपन्न परिवार में उन्होंने की थी। चेतना की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था, इसलिए विनय जी ने चेतना का विवाह बहुत सोच समझकर और जांच परख करके किया था। चेतना के ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में से एक थे। विवाह के बाद विनय जी भी चेतना की तरफ से निश्चिंत और उसकी खुशी के प्रति आश्वस्त हो गए। कुछ दिनों के बाद अपनी तीसरी आखिरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। चेतना ने भी कभी फ़ोन कर या कभी मिलने पर अपने ससुराल वालों की समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों के में एक बार सिर्फ मायके आई, पर अपनी हालत छुपा कर रखा। मायके के लोगों को उसकी चुप्पी में उसकी संपन्नता नजर आई थी। आज विनय जी तीसरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में चेतना के शहर किसी लड़के से मुलाकात करने आए हुए थे। शहर आने के बाद वह चेतना से मिलने उसे बिना बताए उसके ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह चेतना को पहचान ना पाए। पाँव में गरम पट्टी बंधी अस्त व्यस्त चेतना वाकर के सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। विनय जी चेतना की सासू माँ की बातें सुनकर हतप्रभ थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी की इस हालत पर भी उनकी सास उसको ताने दे रही थी। चेतना को दर्द है, तभी तो वाकर पर चल रही है। बाथरूम से गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही हो सकती है वो। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने नहीं कहा है क्या? और जब रसोई तुम संभाल रही हो तो किस काम की बात तुम्हारी सास वो माँ कर रही थी, जिसे उन्हें और तुम्हारी जिठानी जी को करना होता है। विनय जी ने चेतना के सिर पर हाथ रख करके बोला, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देती हैं। मेरी जिठानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रही हैं, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ। ज़्यादा देर खड़े होने में मेरा दर्द बढ़ जाता है। मेरे विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई।
नौकर को हटा दिया गया और कहा गया कि मुझे कौन सा नौकर की आदत है। मैं छोटी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की काम वाली बनकर रहकर आई हूँ। मुझे हर बात पर छोटे परिवार से होने का ताना दिया जाता है। चेतना अपने पिता के आगे ज़्यादा देर कठोर नहीं बन पाई थी। उसका धैर्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दी। बेटी के दर्द से विनय जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया तो होता बेटा कि तुम्हारी ये हालत है। मैं तो तुम्हारे संपन्नता से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता तो तुम्हारी इस हालत के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफसोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालत से वाकिफ़ नहीं है। पापा, वह जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ का ज़्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना बनाया है उन्हें मिला है, इसलिए वह सबों की हाथों की कठपुतली बने हैं और मेरी भी वही स्थिति बना रखी है। चेतना बोली, बेटा घर का काम करना, सबका ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन खुद बीमार होकर के स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखना और ख्याल ना रखना तो बुपन है। इतनी बड़ी बात उन्हें हमें क्यों नहीं बताई? ये तो घरेलू हिंसा है। विनय जी ने दुख से कहा, पापा, दीदी के तलाक के बाद आपने उसके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बात को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसने जीजू से रिश्ता क्यों तोड़ा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्ते को निभाने का ज्ञान दिया था। कभी यह नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त भी आपने यही कहा था कि तेरा घर बसना चाहिए, तेरी दीदी की तरह तू वापस नहीं आना, वरना तेरा पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के दुखों को अपनी किस्मत मान लिया। चेतना ने दबी आवाज़ में विनय जी के गले लग करके कहा। विनय जी ग्लानि और पश्चाताप में से पिघल गए। उन्होंने अफसोस होने लगा था, काश वह अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वह अपनी बड़ी बेटी की तलाक की वजह अपनी बेटी को न बनाते। काश उन्हें सुनते। काश। क्या हुआ समधी जी, आप चाय नहीं पियेंगे क्या? चीनी वीनी डाली है कि आपकी बेटी ने कि नहीं? आजकल खोई खोई सी रहती है। चेतना की सास फिर से ताने मारने लगी। समधन जी, मेरी बेटी अपने सूजे पाँव को लेकर काम कर रही है, वह भी वाकर पर। क्या वह आपको दिखाई नहीं देता है? घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब चेतना का रिश्ता लाया था तो आपने कहा था कि घर में नौकर चाकर भरे हैं। कहाँ गए सब के सब? विनय जी चिल्ला पड़े। उसकी आवाज़ से घर के और सदस्य भी बाहर आ गए थे। विनय जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। आप लड़की के पिता होकर के इतनी तेज आवाज़ में कैसे बोल सकते हैं? ये हमारे घर में है, हमारा कारखाना नहीं है, घर है हमारा। चेतना की सास बोली, आपकी बहू उसी कबाड़खाने में वापस जा रही है। मुझे आज इसकी हालत का पता लगा। आप लोगों की मानवता कहाँ चली गई है? डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट के लिए बोला है, आप लोग इसे वाकर देकर के काम करवा रहे हैं। आज ही पुलिस स्टेशन जा कर के आपकी कंप्लेन डालता हूँ। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह बोल करके विनय जी ने चेतना का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे लेकर दरवाजे से निकले। चेतना की जिठानी को ठंड से पसीना आ रहा था। उसने जेठ जल्दी जल्दी शहर के आईजी को फ़ोन मिला रहे थे। सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जा कर के बैठ गई थी और माफ़ी की गुहार कर रही थी। चेतना के पिता के इस रूप की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार धड़धड़ा रहा था और सोच रहा था, काश उन्होंने चेतना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, क्योंकि गलती करने वाले को भी यह पता होता है कि उसका यह कृत्य गलत है, परंतु एहसास नहीं होता है। जब कोई उसकी गलती का एहसास उसे करवाता है
तो दोस्तों, उसकी नाजुक सी बेटी को गृहस्थी बसाने की शिक्षा के साथ साथ उसे सही गलत समझाने की कला भी सिखानी चाहिए। ये कोमल कली कहीं तूफान के थपेड़ों को अपना भाग्य न मान ले। बेटियों को विवाह उपरांत पराया न करें, बल्कि उन्हें पहले से भी ज़्यादा अपनापन दें, ताकि वह अपने दुख दर्द को अपने आप में समेटे न रहें, हिचके न बताने से। बेटियों के ससुराल में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी सही नहीं है, पर ज़रूरत से ज़्यादा उसके ससुराल पे भरोसा करना भी सही नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और हमेशा अपनी बेटी का मान सम्मान स्वयं करें, उसको सिखाएं। जब तक स्वयं इंसान अपना मान सम्मान नहीं करता, तब तक उसका मान सम्मान कोई नहीं करता। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।